26 जुलाई 2008 एक दिन पहले ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक के बाद एक 7 धमाके हुए थे। एक शख्स की मौत हुई, 1.5 दर्जन लोग घायल हुए, एक बम जिंदा भी बरामद हुआ। दोपहर में हुए इन धमाकों की खबरें बेंगलुरु से 1,500 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के अखबारों में भी छपी। लेकिन शहर में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बेंगलुरु की कहानी अहमदाबाद में ठीक एक दिन बाद दोहरा दी जाएगी, वो भी कहीं ज्यादा तीव्रता के साथ। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में एक के बाद एक 21 धमाके हुए। जी हां, पूरे 21। अहमदाबाद की 14 जगहों पर हुए इन धमाकों ने उस रोज 56 लोगों की जान ले ली और 200 से ज्यादा को जख्मी कर दिया। 14 साल बाद जाकर इस मामले में अदालत का फैसला आया है, जिसमें 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। एक साथ पहली बार किसी केस में इकट्ठे इतने सारे लोगों को सजा सुनाई गई है। फैसला आ गया है, लेकिन क्या न्याय हुआ? आज दिन की बड़ी खबर पर इसी सवाल को टटोलेंगे। नमस्ते, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप शो। In association with Biz Analyst by Khata Book. तारीख 26 जुलाई साल 2008। काले बादलों के मौसम में यहीं कोई शाम के 6:30 बज रहे होंगे। एक 10 साल का बच्चा यश व्यास, वो अपने पापा से साइकिल चलाने की जिद करता है। उसके पापा दुष्यंत व्यास अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के कैंपस में ही रहते थे। वो वहाँ कैंसर मेडिकल फैसिलिटी में बतौर लैब टेक्नीशियन काम किया करते थे। पिता ने एक आध बार तो मना किया, मगर बच्चे की बात माननी पड़ी। यश के साथ उसका बड़ा भाई 12 साल का रोहन भी साइकिल चलाने जाता है। वे सब इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि अहमदाबाद शहर के कई हिस्से बारूद के ढेर पर खड़े थे। यश और उसके पिता और भाई, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि आज कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। शाम के करीब 7:30 बजे सिविल अस्पताल में हुए धमाके में यश ने अपने पिता और भाई को खो दिया। यश इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि वो पूरे 4 महीने आईसीयू में भर्ती रहा। यश आज 24 साल का हो गया है, साइंस से ग्रेजुएशन कर रहा है, मगर ब्लास्ट से मिले जख्म आज भी नहीं भरे। धमाके से बदन पर पड़े जले निशान आज भी हैं। धमाके की गूंज ऐसी थी कि यश को आंशिक रूप से कम सुनाई देता है। शरीर को जो जख्म मिले वो तो भर जाएंगे, मगर यश को आज भी ये बात खलती है कि काश उस दिन साइकिल चलाने की जिद न की होती। पिता और भाई को याद करके यश भावुक हो जाते हैं। यकीनन जब आज दोषियों को फांसी की सजा हुई तो यश और उसके जैसे 56 परिवारों को सुकून मिला होगा। जो 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, उनका न्याय व्यवस्था में भरोसा जरूर बढ़ा होगा। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि हमारी जानकारी में एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा नहीं हुई है। आखिरी बार राजीव गांधी की हत्या के केस में निचली अदालत ने 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट एक आतंकी हमला था। हमले में शामिल जिन दोषियों को फांसी हुई, सबसे पहले एक बार उनके नाम देख लीजिए। आतिफ अमीन, ये इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ आतंकी था, आजमगढ़ मॉड्यूल का चीफ भी, जिसे दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में मार गिराया था। दूसरा नाम है इमरान इब्राहिम शेख, इकबाल शेख, शमसुद्दीन शहाबुद्दीन शेख, गयासुद्दीन अब्दुल हालिम अंसारी, मोहम्मद आरिफ, अनीस अगरबत्ती वाला, यूनुस मोहम्मद मंसूरी, कमरुद्दीन चांद मोहम्मद नागौरी, आमिल परवाज, काजी सैफुद्दीन शेख, अब्दुल करीम मुस्लिम, इकबाल जहरुल नागौरी, हाफिज हुसैन उर्फ अदनान मुल्ला। 14वां नाम है मोहम्मद साजिद, इसे भी बाटला हाउस एनकाउंटर में मार गिराया था। बाकी के नाम इस तरह हैं: मुफ्ती अब्बू बशर, अब्बास समेजा, जावेद अहमद, सगीर अहमद शेख, मोहम्मद इस्माइल, अफजल उस्मानी, मोहम्मद आरिफ उर्फ जुम्मन शेख, आसिफ उर्फ हसन बशीरुद्दीन शेख, सरफुद्दीन कापड़िया, मोहम्मद सैफ, जीशान अहमद, जियाउर रहमान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अकबर, फजले रहमान उर्फ सलाउद्दीन दुर्रानी, अहमद बाबा उर्फ अबू बकर बरेलवी, सरफुद्दीन उर्फ सलीम, सैफुर रहमान, अब्दुल करीम मुस्लिम, मोहम्मद तनवीर, राजा अयूब शेख, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद रफ़ीक, तौसीफ खान, मोहम्मद आरिफ। तो ये वो कुल 38 दोषी हैं जिन्हें अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शकील मोहम्मद सैफ, जीशान अहमद उर्फ राहुल, जियाउर रहमान दिल्ली से अहमदाबाद बम प्लांट करने गए थे। इन आतंकियों को बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाए 8 दोषियों का 2008 में दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में भी हाथ था।
आतंकियों को सीरियल ब्लास्ट की ट्रेनिंग मिली थी। 8 आतंकी दिल्ली से अहमदाबाद गए थे जो दिल्ली बम ब्लास्ट में शामिल थे। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में बम प्लांट किया और 26 जुलाई शाम को ट्रेन पकड़कर वापस दिल्ली आ गए। बाद में अलग अलग जगह छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब सजा मुकर्रर हुई है, जिसे पुलिस की तरफ से बड़ी जीत बताया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2008 में जो ये बनाव बना था तब 56 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 244 से ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड हुए थे और ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी जो चल रही थी पर्दे के पीछे, इसका जो कॉन्स्पिरेसी थी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो रियल कल्प्रिट थे इनको पकड़ के जेल में डाला था। ये बहुत बड़ा जजमेंट है। ये केस भी बहुत बड़ा था, कारण कि अहमदाबाद में कुल 20 से ऊपर ब्लास्ट हुए थे, 20 केस रजिस्टर हुए थे। सूरत में कुल 29 जगह पे बॉम्ब रखे गए थे और उसमें कुल 15 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे और कुल 35 जो है गुना उनको क्लब करके एक जो है कोर्ट में चलाया गया था। तो ये अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज का ये जो जजमेंट है, मैं मानता हूँ लैंडमार्क और ऐतिहासिक जजमेंट है। भारत में कभी इतनी बड़ी संख्या में एक केस में आरोपियों को फांसी हुई हो, ऐसा दूसरा केस मेरे ध्यान में नहीं है। आरोपियों को सजा हुई, मगर इतने बड़े पैमाने पर फांसी की सजा क्यों हुई? इनके गुनाह क्या थे? इसे समझने के लिए आपको और हमें चीजों को थोड़ा बारीकी से जानना होगा, क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट को 13 साल से ऊपर हो गए हैं। आज की युवा पीढ़ी को शायद पता भी ना हो और बहुत लोगों को जिन्हें मालूम होगा उनके जहन में यादें धुंधली हो चुकी होंगी। वो धमाका पूरे देश को हिला देने वाला था। हुआ ये कि आतंकियों के निशाने पर साबरमती नदी के पूर्वी हिस्से पर पड़ने वाले पुराने शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक हिंदू बहुल इलाकों को टारगेट किया गया था। हमले की प्लानिंग ठीक उसी तरह थी जैसे मिडिल ईस्ट के कई आतंकी धमाकों में होती है। पिछले दिनों जैसे एक धमाका अफगानिस्तान में भी हुआ था। कैसे हुआ? पहले भीड़ में ब्लास्ट किया गया, फिर अस्पताल में भी बम लगा दिया गया ताकि जब घायलों के साथ और लोग पहुंचे तो उन्हें भी निशाना बनाया जा सके। धमाका कब, कैसे, कहां हुआ, इसकी जानकारी हमें जुटाने की जब कोशिश की तो बड़ी बिखरी हुई सी जानकारी मिली। सटीक टाइमिंग और डिटेल नहीं मिल रही थी। हमने अपने सूत्रों से जानकारी जुटाई। ब्लास्ट की पुलिसिया रिकॉर्ड में मौजूद डिटेल्स हमें मिल गई। डिटेल गुजराती में थी। हमने हिंदी अनुवाद के लिए जानकारों से मदद ली। हो सकता है कि एक आध जगह का नाम गलत प्रोनाउंस हो जाए, मगर उसके लिए क्षमा की गुंजाइश रखिएगा। तो क्रमानुसार समझिए एक के बाद एक धमाके कैसे किए गए। हमें मिली जानकारी के मुताबिक 20 FIR दर्ज हुई, जिसमें कुल 23 धमाकों की बात थी, क्योंकि एक जगह 3 धमाके और 2 जगहों पर 2 धमाके एक साथ हुए थे। 26 जुलाई 2008 को पहला धमाका शाम के 6:30 बजे अहमदाबाद के नरोल सर्कल पर हनुमान जी के मंदिर के पीछे किया गया। बम को साइकिल में बांध कर रखा गया। दूसरा धमाका हिसनपुर में गोविंदवाड़ी सब्जी मार्केट रोड पर किया गया, जहां भीड़ लगी थी। यहां भी शाम को 6:30 बजे साइकिल बम में धमाका हुआ। तीसरा धमाका मणिनगर में हुआ, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की विधानसभा थी। वहां की जवाहर चौक पर लक्ष्मी ज्वेलर्स के ठीक सामने यहां भी साइकिल का इस्तेमाल हुआ। टाइमिंग 6:30 के आसपास की ही रही। चौथा ब्लास्ट खाड़िया में रिपोर्ट हुआ। यहां एक साथ 3 बम फटे। नारायण दास एंड कंपनी नाम की दवाई की दुकान के बगल में रायपुर चकला में एक गोखले पान हाउस के सामने, एक मिनल किराना स्टोर सारंगपुर चकला में, यहां भी साइकिल बम समय 6:30 के आसपास। 5वां धमाका नारोला सर्कल मित्तल चेंबर के सामने, साइकिल बम शाम 6:30 बजे के आसपास। 6ठा धमाका कालूपुर में जनता पान हाउस के सामने की सड़क पर, साइकिल बम। ये धमाका 6:30 से 6:45 के बीच हुआ। 7वां धमाका नरोड़ा में ठक्कर नगर एप्रोय रोड पर कुलदेवी टी स्टॉल के सामने, समय वही 6:30 से 6:45 के बीच। ज्यादातर जगहों पर साइकिल में कम तीव्रता के बमों में धमाका किया गया। 8वां धमाका नरोड़ भगोड़ मयूर रेस्टोरेंट के नीचे परम शक्ति टी स्टॉल पर हुआ। टाइमिंग वही 6:30 से 6:45 के बीच रही। 9वां धमाका फिर मणिनगर में हुआ, मणिनगर चौराहा पर ओम पान पार्लर के सामने आसो पावल पेड़ के नीचे। ऐसा पुलिस के पास मौजूद जानकारी में लिखा है। यहीं पर महालक्ष्मी मार्केट के सामने अन्ना चाय की दुकान के बगल की रोड पर भी एक बम फटा। 10वां धमाका ओढ़व में हुआ, राजेंद्र पार्क की सब्जी मार्केट के अंदर न्यू कामदार पोस्ट ऑफिस के सामने एक साइकिल बम फटा। 11वां धमाका बापू नगर में हुआ, यहां भी 2 ब्लास्ट्स हुए। सरदार पटेल डायमंड मार्केट में
डायमंड पान कॉर्नर के सामने एक धमाका हुआ, दूसरा श्रीजी आइसक्रीम की दुकान के सामने चाय की स्टॉल पर। टाइमिंग थी करीब 7 बजे। 12वां रामोल थाने के अंतर्गत हुआ हाटकेश्वर सर्कल के पास तेजेंद्र कॉम्प्लेक्स के सामने साइकिल बम फटा। 13वां ब्लास्ट अमराईवाड़ी में हुआ, हाटकेश्वर रोड पर मौजूद ज्योति मोबाइल शॉप के सामने। 14वां धमाका फिर मणिनगर में हुआ, इस बार जगह थी AMTS बस स्टैंड के पास। 15वां धमाका ओढ़व खोड़िया नगर चौराहा के पास 8 नंबर मयूर डेयरी के सामने हुआ। अब तक हुए सारे धमाके साइकिल में बम बांध कर किए गए थे, लेकिन 16वीं जगह पर बस में बम प्लांट किया गया। सरखेज टाउन बीट पर चलने वाली रूट नंबर 71 की बस को निशाना बनाया। कलोल तालुका के कातरज गांव की सीमा में आने वाली अरविंद मील के नजदीक भी एक बम मिला, मगर वो फटा नहीं। अब शाम के 7:30 बज चुके थे। इतने धमाकों के बाद घायलों को अस्पताल लेकर भागा जाने लगा, मगर सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। पुलिस फाइल में दर्ज 18वें केस के मुताबिक अगला धमाका शाही बाग में मौजूद सिविल हॉस्पिटल में किया गया। ट्रॉमा सेंटर के सामने गाड़ी पार्किंग, वहां खड़ी मारुति वैगनर जिस पर नंबर लिखा था GJ1CD9718 में जोरदार धमाका हुआ। बाद में पता लगा कि वो नंबर फर्जी था, गाड़ी महाराष्ट्र की थी। यह धमाके का असर ज्यादा हुआ क्योंकि बहुत से लोग घायलों को अस्पताल लेकर आए थे, मगर सिर्फ एक अस्पताल नहीं था। आतंकियों को पता था कि धमाके के बाद लोग कहां जाएंगे। अगला धमाका मणिनगर के LG हॉस्पिटल में हुआ, यहां भी कार का इस्तेमाल किया गया, मारुति 800। मतलब ना घायल मचे, ना ही उनको साथ ले जाने वाले लोग। आतंकियों ने बड़ी ही क्रूरता से सब कुछ प्लान किया था, लेकिन अभी भी धमाके खत्म नहीं हुए थे। एक आखिरी धमाका हाटकेश्वर के कैलाश धाम सोसाइटी में हुआ। शाम 7:42 पर यहाँ कूड़ेदान में बम फटा, पूरा गुजरात दहल उठा। ये पहला मामला था जब देश में किसी अस्पताल में धमाका हुआ था। चारों तरफ खून ही खून पसरा था। शुरू में हमने यश व्यास की दास्तान जो आपको सुनाई, उनके पिता दुष्यंत भी घायलों की मदद करने सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में गए थे। पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट के पेज नंबर 6 पर इस बात का भी जिक्र है कि निशाने पर तब गुजरात के CM मोदी भी थे। चार्जशीट में लिखा है, अहमदाबाद और सूरत के अलग अलग जगह पर हिंदू बहुल इलाके में ब्लास्ट का प्लानिंग किया गया था, जिसमें टारगेट किलिंग और मास किलिंग का प्लानिंग किया गया था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट करके राज्य के अलग अलग शहर में बम ब्लास्ट करने का तय हुआ था। आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिली थी, उसी के तहत अहमदाबाद और सूरत में अलग अलग जगह पर ब्लास्ट करके लोगों की हत्या की गई। कई लोग ये कह रहे हैं कि आतंकियों को पता था कि घायलों को देखने तत्कालीन CM मोदी अस्पताल जाएंगे और वो उन्हें भी निशाना बनाना चाहते थे। सरकारी वकील भी यही बात कर रहे हैं। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अदर्स लीडर को मारने की कोशिश की गई थी उसमें, और ये भी एक कॉन्स्पिरेसी का भाग था। और ये बात कोर्ट के जो फाइनल वर्डिक्ट आज आया है उसमें भी उसका उल्लेख किया गया है। खैर, मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वो अस्पताल गए थे, मगर धमाकों के बाद अहमदाबाद धमाकों को नहीं रोका जा सका। उसी पीड़ा और वेदना से आज भी लोगों की आंखों में पानी तैर जाता है। अस्पताल में हुए धमाकों में जो घायल हुए आज उस फैसले से बहुत खुश हैं। सुनिए। पर आज के दिन 38 लोगों को फांसी हुई और 11 आदमी को आजीवन कैद की सजा जो न्याय तंत्र ने सुनाई है, उससे इतने दिन जो हमारे सीने में दर्द था वो आज हमारा दर्द मिटा है। उसी से हमें एक संतोष मिला है कि भारत के न्याय तंत्र में कोई भी छूट नहीं सकता है, और जैसा उन्होंने गुनाह किया है वैसी उनको सजा मिली है, उसे आज हमको पूर्ण संतोष है। घायल चश्मदीद खुश इसीलिए हैं कि भले ही फैसला आने में 13 साल लग गए, लेकिन पहला न्याय तो मिला। अब सवाल यह है कि आतंकी पकड़े कैसे गए, इनका दोष कैसे साबित हुआ। तो हुआ ये कि 26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद में बम विस्फोट से पहले कई मीडिया संगठनों को एक धमकी भरा ईमेल मिला। इस मेल में लिखा था, जो चाहे कर लो, रोक सकते हो तो रोक लो। जांच में पता चला कि ईमेल को वाईफाई तकनीक के जरिए मुंबई से भेजा गया था, लेकिन वाईफाई यूज करने वाले यूजर्स का पता नहीं लग पाया था। ब्लास्ट के बाद सबसे पहले पुलिस की जांच में 3 मोबाइल नंबर संदिग्ध पाए गए थे। ये नंबर 14 जुलाई तक अहमदाबाद और सूरत में बहुत एक्टिव थे, लेकिन ब्लास्ट वाले दिन अचानक से ये संदिग्ध नंबर्स बंद हो गए। इन 3 में से एक नंबर को 17 जुलाई 2008 को दिल्ली में पाया गया था। बाद में यही नंबर 24 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में पाए गए।
इस नंबर पर 5 अलग अलग मोबाइल और लैंडलाइन से फोन किया गया था। सभी 5 नंबर्स दिल्ली के जामिया नगर इलाके के थे, लेकिन कॉल करने वालों को ट्रेस नहीं किया जा सका। इसके अलावा कुछ नंबरों को मुंबई और गुजरात के अलग अलग इलाकों में भी ट्रेस किया गया था। 3 संदिग्ध नंबरों में से एक का संपर्क BSNL के ईस्ट यूपी के नंबर से संपर्क हुआ, जो 1 अगस्त 2008 को बंद पाया गया। शुरुआत में इन नंबरों पर हुई बातचीत को समझने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद इन नंबरों के बीच हुई कॉल डिटेल्स को फिर से खंगाला गया। इन कॉल्स में हुई बातचीत के आधार पर यह संकेत मिला कि नंबरों पर बात कर रहे लोगों के बीच दिल्ली धमाकों की साजिश से जुड़ी कोई योजना चल रही थी। साथ ही इन नंबरों को इंटरसेप्ट करने पर पता चला कि फोन पर बात कर रहे लोगों तक हवाला के जरिए मोटी रकम पहुंचाई जा रही है। आगे पता चलता है कि 6 सितंबर 2008 को ऑटो की पार्किंग के संबंध में आतिफ अमीन और मोहम्मद शकील के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। दोनों के बीच हुई इस कॉल में सूटकेस, क्रॉकरी और शराब की बोतलों आदि खरीदने का जिक्र था। इसके बाद 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के गफ्फार मार्केट इलाके में ऑटो में ब्लास्ट हुआ था, जिसे मोहम्मद शकील ने अंजाम दिया था। शकील को आज फांसी की सजा हुई और अमीन मारा जा चुका है, मगर बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद जो आतंकी पकड़े गए, उनके जरिए पूरी ट्रेल पकड़ में आ गई। किसी ने साइकिल में बम लगाया था तो कोई कार में बम प्लांट करने गया। अब सवाल है कि धमाके हुए कैसे, किस तरह के बम इस्तेमाल हुए। इसे समझने के लिए हमने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में रहे LN राव से बात की। तो ऐसे इस प्रकार से जो उग्रवादी अभी तक जो हमने स्पेशल सेल में रहते हुए पकड़े थे, उनकी इंटरोगेशन से और उनकी ये मालूम हुआ था कि इस प्रकार से वो देसी बम बनाते हैं। सिमी के जितने भी उग्रवादी पकड़े जाते हैं या दिल्ली में या बाहर कहीं पकड़े गए हैं, वो दूसरी प्रकार का जो बम है वो बनाते हैं, जो कि ये इंडिजीनियस बम जिसे कहते हैं IED, वो जो पोटासियम क्लोरेट और सोडियम उससे जो बनाता है उससे। और जो दूसरे उग्रवादी संगठन है वो उसको ज़्यादातर RDX का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डेटोनेटिंग इफेक्ट का असर होता है। अब 38 आतंकियों को निचली अदालत से फांसी हो चुकी है, मगर अभी उनके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक का विकल्प बचा हुआ है। उनके वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए। अगर हमारे क्लाइंट्स हमको कंसल्ट करते हैं तो हम फर्दर फिर कोर्स ऑफ, और नेचुरली एक इस केस के अंदर जब मैक्सिमम 38 एक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया गया है, तो वो अपील करना ज़रूरी होगा उनके लिए भी, और ये कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा आफ्टर रिसीप्ट ऑफ कॉपी ऑफ जजमेंट। जाहिर है वकील आगे भी अपील करेंगे, मगर ये फैसला एक नज़ीर बन चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में फांसी की सज़ा कभी नहीं हुई। ये थी बड़ी खबर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनाई योगी आदित्यनाथ सरकार के एक जवाब ने, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। योगी सरकार ने अदालत को बताया है कि उसने CAA के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जो 274 नोटिस जारी किए थे वो वापस ले लिए गए हैं। भारी विरोध के बीच मोदी सरकार ने 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पास कर दिया था। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले 6 धर्मों के शरणार्थियों को विधिवत नागरिकता देने का प्रावधान था। कानून का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया था। दिल्ली और पूर्वोत्तर में इस कानून का विरोध शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। कानून के विरोध में प्रदर्शन बढ़े तो कानून के समर्थन में रैलियां भी निकलनी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में हुए प्रदर्शन इस मायने में अलग रहे कि इनमें जमकर हिंसा हुई थी। आगजनी और गोलीबारी में कई लोगों की जानें भी गई थी। इन प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान हुआ था, उसी की भरपाई के लिए योगी सरकार ने बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल रहे लोगों को नोटिस भेजे थे। लेकिन जिस तरह नोटिस भेजे गए और जिन लोगों को नोटिस भेजे गए, उसे लेकर योगी सरकार पर खूब सवाल उठे। ऐसा क्यों हुआ, हम बताते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर भारत में पहले से कानून है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। इसके तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। फिर 2007 में अलग अलग आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान का संज्ञान लेते हुए 2 कमेटियां बना दी गई।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस के.टी. थॉमस और वरिष्ठ वकील फाली नारिमन की कमेटियों को कानून में बदलाव सुझाने का काम दिया। फिर 2009 में एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के मामलों में नुकसान की भरपाई को लेकर दोनों कमेटियों के सुझावों के आधार पर गाइडलाइंस जारी की। इन गाइडलाइंस के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी फैसला दिया था। इस फैसले में विस्तार से बताया गया था कि नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन के मार्फत जिस तरह से नोटिस जारी किए, उनमें प्रशासन ही वकील से लेकर जज तक की भूमिका निभा रहा था। इसे लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई। दोनों ही जगह यूपी सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। 11 फरवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने इस तरफ ध्यान दिलाया था कि यूपी सरकार किसी कानून के तहत नोटिस जारी नहीं कर रही थी, बल्कि सारा काम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ही कर रहे थे। तब अदालत ने आदेश दिया था कि सभी नोटिस वापस लिए जाएं और नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 का इस्तेमाल किया जाए। यूपी सरकार ने अब तक जो पैसा प्रदर्शनकारियों से वसूला है वो भी वापस करना होगा। कुल जमा बात यह है कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई पर अदालत ने रोक नहीं लगाई है, बस सही प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। दूसरी सुर्खी का संबंध है चुनावी राज्य पंजाब से, जहां कभी अरविंद केजरीवाल के खासम खास रहे कुमार विश्वास ने 16 फरवरी को दिए अपने एक बयान से पंजाब की राजनीति में अलगाववाद और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा, और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। नए देश के पीएम बनने जैसी बात सामने आई तो सियासत भी शुरू हो गई। बीते गुरुवार देर रात पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कुमार विश्वास के बयान को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निष्पक्ष जांच के लिए चिट्ठी लिखी। राज्य इकाई से लेकर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अरविंद केजरीवाल पर हमलावर दिखा। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल से हाँ या ना में जवाब मांगते हुए पूछा कि बताइए केजरीवाल जी, कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं या झूठ। दूसरी, प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में फाजिल्का की रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर केजरीवाल और पाकिस्तान के एजेंडे को एक बताया। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बाद आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने सफाई देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल की इस सफाई में आतंकवाद से शुरू हुई बहस भगत सिंह के रास्ते स्वीट आतंकवादी तक पहुंच गई। ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है, और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था, और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। देर शाम कुमार विश्वास ने भी अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए बहस करने की चुनौती दे दी। मैं उसे चुनौती देता हूं, मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा। पंजाब में आज शाम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। 20 फरवरी को पंजाब की जनता सूबे में लोकतंत्र के लिए वोटिंग कर रही होगी, लेकिन उससे पहले जरूरी सवाल कि अलगाववाद और आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी करके राजनीतिक पार्टियां कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहती हैं। अगली सुर्खी जुड़ी है शेयर बाजार से। भारत के वित्तीय नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने पिछले हफ्ते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ियों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण किसी अज्ञात योगी के जबरदस्त प्रभाव में थी। आरोप है कि चित्रा ने इस योगी के साथ ईमेल्स के जरिए स्टॉक एक्सचेंज की कई गुप्त जानकारियां शेयर की और कई अहम फैसलों में योगी की प्रभावशाली भूमिका भी रही। इसी सिलसिले में आज सीबीआई ने मुंबई में चित्रा रामकृष्ण से साल 2016 के स्टॉक एक्सचेंज में
घोटाले को लेकर पूछताछ की है। चित्रा के साथ उनके 2 पूर्व सहयोगी आनंद सुब्रमण्यम और रवि नारायण के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि ये लोग अब देश छोड़कर नहीं जा सकते। अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक रामकृष्णा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी और सीईओ रही। चित्रा को 2016 में कोलोकेशन और एल्गो ट्रेडिंग घोटाले में उनकी भूमिका और सुब्रमण्यम की नियुक्ति में पद के दुरुपयोग के लिए एनएससी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अपने कार्यकाल में चित्रा ने सिर्फ योगी के कहने पर बिना योग्यता वाले लोगों को हाई लेवल के पद पर बैठाया, बल्कि वह सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े सारे फैसले उसी बाबा से पूछकर ले रही थी। इसकी शिकायत मिलने के बाद बाजार नियामक ने जांच शुरू की और इसे पूरा करने में 6 साल लग गए। ताजा मामले में सेबी ने रामकृष्णा पर 3 करोड़ रुपए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व एमडी और सीईओ रवि नारायण और सुब्रमण्यम पर 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आखिर में अब कू की राय। आज का सवाल था, क्या सीएए प्रदर्शनकारियों पर योगी सरकार की कार्रवाई एक तरफा थी? हाँ 53%, नहीं 47%। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी लल्लन टॉप को फॉलो करें। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या हैशटैग LT शो ऑन कू के साथ कू पर बता सकते हैं। हम उसे भी दी लल्लन टॉप शो में शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।